नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग पुनः काव्य खंड कक्षा 10वीं का अध्याय 5वीं में प्रवेश कर चुके हैं और आज का शीर्षक है भैया भारत माता, जो कि सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा रचित कविता है, जिसमें कि कवि बताना चाह रहे हैं भारत की दुर्दशा क्या है, समझे ना। और सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा ये कविता जो है भारत माता जो शीर्षक के साथ ये इसको मतलब क्या कहते हैं संबोधित किया गया है, समझे ना। तो उसमें बताया गया है, इसमें कवि बताना चाह रहे हैं कि भारत की दुर्दशा को भावपूर्ण और यथार्थ रूप में दिखलाने का हर संभव प्रयास किए हैं, समझे ना। उससे पूर्व हम लोग थोड़ा सा संक्षेप में इन सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में लेखक परिचय जो हम लोग का हर बार करते हैं हर समय, तो एक बार पुनः उनकी जीवनी पर थोड़ा हम लोग प्रकाश डालें। आइए भैया, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 1900 में अल्मोड़ा जिले के रमणीय स्थल कौसानी उत्तरांचल में हुआ था। जन्म के 6 घंटे बाद ही माता सरस्वती देवी का देहांत हो गया, समझे ना। उनके जन्म के साथ ही माता का देहांत हो गया, जिससे उनको माता का प्यार न मिला, समझे ना। पिता गंगादत्त पंत कौसानी टी एस्टेट में अकाउंटेंट थे। पंत जी की प्राथमिक शिक्षा गांव में हुई और फिर बनारस से उन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा पाई। वे कुछ दिनों तक कलंकार राज्य में भी रहे। उसके बाद आजीवन वे इलाहाबाद में रहे। 29 दिसंबर 1977 ईस्वी में उनका निधन हो गया, समझे ना। पंत जी का आरंभिक काव्य प्राकृतिक प्रेम और शिशु सुलभ जिज्ञासा को लेकर प्रकट हुआ। उनकी आरंभिक रचनाएं प्राकृतिक और सौंदर्य के प्रेमी कवि की संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है। बात समझे ना। पंत जी प्रवृत्ति से छायावादी हैं, समझ। इसको थोड़ा हम लोग पढ़ ले तो आपको इस मतलब क्या इसको वर्णन करिएगा ना जब, तो आपको इससे थोड़ा सा सहयोग मिलेगा। मतलब क्या सहयोग करने का मतलब कि इसका थोड़ा सा एक भाषा आपको मतलब भाषा निर्माण करने का एक भाषा शैली आपको मिलेगा कि इसमें से कुछ तथ्य को आप लोग लिख सकते हैं ना, तो एक अच्छा प्रभाव पड़ता है। बात समझ ना। तो सुमित्रा नंदन पंत जी प्रवृत्ति से छायावादी हैं, परंतु उनके विचार उदार मानवतावादी हैं। उन्होंने प्रसाद और निराला के समान छंदों और शब्द योजना में नवीन प्रयोग किए। पंत जी की प्रतिभा कलात्मक सूझ से संपन्न है, अतः उनकी रचनाओं में एक विलक्षण मृदुता और सौष्ठव मिलता है। युगबोध के अनुसार अपनी काव्य भूमि का विस्तार करते रहना पंत की काव्य चेतना की विशेषता है। वे प्रारंभ में प्राकृतिक सौंदर्य से अभिभूत हुए, फिर मानव सौंदर्य ने उन्हें समाजवाद की ओर आकृष्ट किया। समाजवाद से वे अरविंद दर्शन की ओर प्रवृत्त हुए। वे मानवतावादी कवि थे जो मानव इतिहास के नित्य विकास में विश्वास करते थे। वे अतिवादिता एवं संकीर्णता के घोर विरोधी रहे। उनका अंतिम काव्य लोकायतन है, जो उनके परिपक्व चिंतन को समेट देता है। उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ है उच्छ्वास, पल्लवा, वीणा, ग्रांथि, गुंजन, युगांत, युगानी, गरमाया, स्वर्णधूलि, स्वर्णकिरण, युगपथ, चिदम्बरा आदि। पंत जी ने नाटक, आलोचना, कहानी, उपन्यास आदि भी लिखा। चिदम्बरा पर उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ भी मिला, समझे ना। एक मतलब समान है। प्राकृतिक सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि की रचनाओं में यह कविता हिंदी की यथार्थवादी कविता के एक नए उन्मेष की तरह है। प्रख्यात छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत की यह प्रसिद्ध कविता उनकी कविताओं के संग्रह ग्रामया से संकलित है, समझे ना। यह कविता आधुनिक हिंदी के उत्कृष्ट प्रगीतों में शामिल की जाती है। अतीत की गरिमा गान द्वारा अब तक भारत का ऐसा चित्र खींचा गया था जो ऐतिहासिक चाहे जितना रहा हो, वर्तमान को देखते हुए वास्तविक प्रतीत नहीं होता था। धन, वैभव, शिक्षा, संस्कृति, जीवन शैली आदि तमाम दृष्टियों से पिछड़ा हुआ, धुंधला और मटमौला
दिखाई पड़ता यह देश हमारी वही भारत है जो अतीत में कभी सभ्य सुसंस्कृत ज्ञानी और वैभवशाली रहा था। कवि यहाँ इसी भारत का यथातथ्य चित्र प्रस्तुत करता है। समझ रहे ना। तो ये लेखक का परिचय था। और आइए एक झलक थोड़ा सा पाठ को पढ़ने से पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर सुमित्रानंदन पंत जी इस कविता के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं, आखिर हम लोग का ध्यान किस तरफ आकर्षित करना चाह रहे हैं। ये बात सोचने वाली है। भारत माता, समझ है ना। तो एक झलक देखिए, इस कविता में के माध्यम इस कविता में भारत माता को दुख की प्रतिभा के रूप में दिखाया गया है। समझ है ना। कवि ने भारत माता को ग्रामवासिनी कहकर संबोधित किया है। कवि ने भारत माता की 30 करोड़ संतानों की दशा पर प्रकाश डाला। उस समय की आबादी को, राष्ट्र आबादी तो बढ़ गई है, समझ ना। कवि ने बताया है कि भारत माता की संतानों के पास तन ढकने को कपड़े नहीं है। उस गरीब लोगों की वर्णन करना चाह रहे हैं, दिनहीन बच्चे जो कि अपना कपड़े भी सही से उपलब्ध ना कर पा रहे हैं। समझ ना। कवि ने बताया है कि भारत माता की संतानों को भूखे पेट नंगे बदन सोना पड़ता था। समझ ना। कवि ने बताया है कि भारत माता पर मूर्खता, असभ्यता, अशिक्षा और निर्धनता ने छाया है। समझ ना। और भारत माता अपने ही घर में प्रावर्षणी के समान उपेक्षित शासकों की कृपा पर निर्भर और प्रमुख पेक्षी रहती है। कवि ने बताया है कि भारत माता की दृष्टि दीनता से ग्रस्त, निराशा से झुकी हुई रहती है और भारत माता के आधारों पर मुख रोदन की व्यवस्था दिखाई देती है तथा भारत माता का मन युगों से बाहरी लोगों के आक्रमण, शोषण, अज्ञान आदि के कारण विषादग्रस्त रहता है। बात समझ ना। तो ये सब है, मतलब इसको देखिए, यही चीज को आप अभी जो मैं बता रहा हूँ, इसी विषय वस्तु को अभी आप अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 10वीं में, और इसी को आप स्नातक में अध्ययन कीजिएगा। तो इसी का आप अपने अनुसार जब इसका वर्णन कीजिएगा तो अपने शब्दों में आप 2-4 पन्ने लिख सकते हैं। लेकिन आपको अभी जैसे वर्णन करना हो, 2-4-5 नंबर का हो तो 3 नंबर का हो, तो उसके अनुसार आपको लिखना होगा। बात समझ ना। समझ है ना। चलिए अब शुभारंभ करते हैं। समझ है ना। भारत माता। भारत माता ग्रामवासिनी, खेतों में फैला है श्यामल। एक बार शब्द निधि पहले हम लोग देख लो, शब्द निधि है या नहीं है भैया। हाँ, शब्द निधि, इसमें यही सब मायने रखता है। देखिए, श्यामल सांवला, समझ है ना। श्यामल सांवला, दैन्य दीनता, अभाव, समझ है ना, गरीबी, जरित, स्थिर, चेतनाहीन, नत झुका हुआ, चितवन दृष्टि, चीर, पुराना, अस्थायी, नीरव, निःशब्द, ध्वनिहीन, तम, अंधकार, विषण, विषाद से निर्मित, विशेषण, विषादमय, प्रवासिनी, विदेशनी, बेगानी, सुजित, सुक्षिधित, भूखा। समझ ना। कुछ मुझे भी पढ़ने में थोड़ा लगता है कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। समझ ना। निरस्त्रजन, निहत्थे लोग, सस्य फसल, तरु तल, वृक्ष के नीचे, पर पद तल, दूसरों के पांवों के नीचे, लुंठित, रौंदा जाता हुआ, सहिष्णु, सहनशील, कुंठित, रुका हुआ, रुद्र, गतिहीन, कुर्दन, रुदन, रोना, अधर, होठ, स्मित, मुस्कान, शरदेंदु, शरद ऋतु का चंद्रमा, भकुटी, भाव, तिमिर रंकित, अंधकार से घिरा हुआ, नामित, झुका हुआ, वाष्पित भाव से ढका हुआ, आनंद श्री, मुख की शोभा, शशि उपमित, चंद्रमा से उपमा दी जाने वाली,
स्तन्य स्तन का दूध। समझ ना। अब आइए भैया, अब आप लोग को पढ़ने में मन लगेगा, समझ है ना, क्योंकि हम लोगों ने बारीकी से पढ़ने का प्रयत्न किया है। थोड़ा सा समय लगेगा परंतु एक एक शब्दों को हम लोग समझेंगे, समझ ना। एक एक मतलब क्या बोलते हैं इसके, एक लाइन को जो एक एक मतलब क्या बोलते हैं इसको, शब्द यदि पैराग्राफ को हम लोग समझेंगे, समझने के खंड को। देखिए, भारत माता ग्रामवासिनी, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासिनी। मतलब इसमें लेखक क्या कहना चाह रहे हैं? प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से लेखक कहना चाह रहे हैं कि भारतीय ग्रामीणों की दुर्दशा का चित्र बहुत ही ध्यान देने वाली है, क्योंकि भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है, समझे ना, जहां खेत सदा हरे भरे रहते हैं, किंतु यहां के निवासी शोषण की चक्की में पीसकर मजबूर दिखाई देते हैं। गंगा यमुना के जल उनकी व्यथा के प्रतीक है। सीधे से अधिक किसान अपनी दयनीय दशा के कारण अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहा रहे हैं और उदास हैं, समझे ना। मतलब ऐसे किसान को भी जिक्र करना चाहते हैं जो कि मतलब केवल मतलब मानव हित में, मतलब थोड़ा सा भी खाद बीज का जैसे ना होता है कि बहुत सारा केमिकल का यूज कर कर अपनी फसल की उर्वरक शक्ति को बढ़ा लेना, तो ऐसे लोग नहीं करना चाहते, लेकिन वे मजबूर हो जाते हैं, विवश हो जाते हैं और खाद खरी इतना का प्रयोग करते हैं केमिकल पेस्टिसाइड का, जिससे कि उर्वरक शक्ति तो बढ़ सकता है लेकिन मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। उस तरफ भी लेखक हम लोग का ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं। बात समझ ना। देखिए, ये बात समझ गए क्या कहना चाह रहे हैं। और ये भी बात कर रहे हैं कि भारत की जो आत्मा है वही कहाँ पर बढ़ती करती है, भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है। बात समझना। ग्रामीण जीवन की तरफ लेकर हम लोग का ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं। दैन्य जरित अपलक नत चितवन, अधरों में चिर निरव रोदन, युग युग के तम से विसन मन, वह अपने घर में परवासिनी। परवासिनी मतलब हम क्या कहे थे, दूसरे के यहाँ ना कहे थे भैया। परवासिनी मतलब हम लोग क्या कहे थे, परवासिनी, विदेशनी, बेगानी, समझ ना। दैन्य जरित अपलक नत चितवन, अधरों में चिर निरव रोदन, युग युग के तम से विसन मन, वह अपने घर में परवासिनी। समझे ना। तो इसका देखिए, आपको केवल इसको पढ़ के रखिएगा ना तो आपको मतलब याद आ जाएगा। थोड़ा सा 2-3 बार पढ़ लेना, याद नहीं करना है, पढ़ के जाइएगा, देखकर अपने से लिख दीजिएगा, समझे ना। कवि इस पंक्ति के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि भारत माता के उन कर्मठ सपूत किसानों की दयनीय दशा एवं दुखपूर्ण जीवन की करुणाजनक कहानी प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि जमींदारों एवं सूदखोर साहूकारों के शोषण ने इन्हें अति गरीब, चेतना शून्य बना दिया है। अपने मजबूरी के कारण अपने ऊपर हो रहे अन्याय को, समझे ना, अपने ऊपर हो रहे अन्याय को सिर झुकाए अपलक देखने को मजबूर है। वे अपनी अंदर की पीड़ा अंदर ही अंदर सहने को विवश हैं। सदियों की त्रासदी आपदा ने उनके जीवन को निराश बना दिया है। वे अपने घर में अपने अधिकार से वंचित है, बेगाना है। बात समझना। प्रवासिनी, 30 कोटि संतान नग्न तन, अर्ध शोषित निरस्त जन, मूढ़ असभ्य अशिक्षित निर्धन, नतमस्तक तरुतल निवासिनी। समझ ना। इसका मतलब क्या होगा, देखिए, इस पंक्ति के माध्यम से लेखक कहना चाह रहे हैं कि अंग्रेजी शासन की क्रूरता के कारण भारत माता के 30 करोड़ संतान अर्धनग्न तथा अर्धपेट मतलब आधा पेट खाकर जीवन व्यतीत करने को विवश हैं। इनमें प्रतिकार और विरोध करने की शक्ति नहीं है, जिससे कि वे अपने आप को भरपेट का खाना भी नसीब नहीं कर पा रहे हैं, समझे ना। वे मूर्ख, असभ्य, अशिक्षित, गरीब, पेड़ के नीचे गर्मी, वर्षा तथा जाड़ा का कष्ट को सहन करने के लिए विवश है, समझे ना।
ये कह रहे हैं कि कैसे किस वजह से हुआ, तो अंग्रेजी शासन की क्रूरता के कारण, समझे ना। जब उस समय जब आज़ादी था, आज़ादी के बाद समय का, उस समय का आबादी था 30 करोड़, समझे ना। स्वर्ण शस्य पर पद तल लुंठित, स्वर्ण शस्य पर पद तल लुंठित, धरती सा सही सुनु, सही सुनु मन कुंठित, क्रंदन कंपित अधर मौन स्मित, राहु ग्रसित श्रद्धेन्दु हासनी, समझे ना। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक हम लोग का ध्यान उस तरफ आकर्षित करना चाह रहे हैं कि जिनकी पकी फसल, मतलब जिनकी पकी फसल किनका, किसान का, समझे ना, सोने के समान दिखाई पड़ती है, पराधीनता के कारण वे शोषण के शिकार हो चुके हैं। वे उनके हर अपमान, शोषण, अत्याचार आदि को सहन करते हुए धरती के समान सहनशील बने हुए हैं। समझ ना, किसान के बारे में कह रहे हैं लेखक। अर्थात वे अपने जुल्मों का विरोध न करके चुपचाप सहन कर लेते हैं। वे क्रूर शासन से इतने भयभीत हैं कि खुलकर रो भी नहीं सकते। समझ ना, देशवासियों की ऐसी दुर्दशा और विवशता देखकर कवि का मन दुख से भर जाता है कि देश के वीरों की गाथा संसार में शरद पूर्णिमा की चांदनी के समान चमकती थी, परंतु आपसी शत्रुता के कारण आज ग्रहण लगा अंधकारमय है। समझे ना, उनका बहुत तरह की बात कर रहे हैं कि देश कैसे, किसानों के यहाँ पर बात कर रहे हैं कि वे लोग अपने ये अंग्रेजी शासनों के कारण लोग खुलकर रो भी नहीं सकते, खुलकर हंस भी नहीं सकते, इस तरह की। लेकिन जिनकी मतलब क्या कहा जाए, जिनकी गाथा, समझ ना, वीरों की गाथा संसार में शरद पूर्णिमा की चांदनी की तरह चमकती थी, लेकिन आज कैसा है भैया, ग्रहण के समान अंधकारमय हो गया है। चिंतित भुरकटित क्षितिज तिमिरांकित, नमित नयन नभ वासदित, आनंद श्री छाया शशि उपमित, ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशनी। समझे ना। देखिए अब इस पंक्ति के माध्यम से क्या लेखक कहना चाह रहे हैं। पंत जी कहते हैं कि अंग्रेजों के अत्याचार एवं शोषण से लोग बहुत ही उदास, हताश, निराश, अर्थात वातावरण में घोर निराशा छाई हुई है। देशवासियों की ऐसी मन की स्थिति पर कभी आश्चर्य प्रकट करते हुए व्यक्त करते हैं कि जिसके मुख की शोभा की उपमा चंद्रमा से दी जाती थी, या फिर जहाँ गीता जैसे, समझ ना, गीता जैसे, गीता का जिक्र किया गया है, समझ ना, गीता जैसे प्रेरणादायी ग्रंथ की रचना हुई थी, उस देश के लोग अज्ञानता और मूर्खता के कारण गुलाम है। मतलब किस कारण गुलाम है भैया, अज्ञानता और मूर्खता के कारण। समझ ना, गुलाम है लेकिन किस कारण, अज्ञानता और मूर्खता के कारण। समझ ना। और ये अंतिम हम लोग का जो ये है उसको हम लोग पढ़े आज अभी, समझ ना। सफल आज उसका तप संयम, पीला अहिंसा स्तन्य सुधोपम, हरति जन मन भय भवतम भ्रम, जग जननी जीवन विकासनी। एक बार और पढ़े। सफल आज उसका तप संयम, पीला अहिंसा स्तन्य सुधोपम, हरति जन मन भय भवतम भ्रम, जग जननी जीवन विकासनी। अर्थात क्या कहना चाह रहे हैं लेखक, कवि सफलता पर आशा प्रकट करते हुए कहते हैं कि अहिंसा जैसे महान मंत्र का संदेश देकर लोगों के मन का भय, अज्ञान एवं भ्रम का हरण करके भारत माता की स्वतंत्रता प्राप्ति का संदेश दिया था। समझे ना, उसका ये लोग मतलब ये कहना चाह रहे हैं। समझे ना कि किस तरह से, मतलब देखिए कुल मिला के जो भारत माता जो है, ये लेखक जो बताना चाह रहे हैं ग्रामीण गांव का जो उस समय का क्या स्थिति था, और ये भी कह रहे हैं कि भारत का आत्मा ग्रामीण में, मतलब गांव में क्या बोलते हैं, वास करता है, निवास करता है। समझे ना। देखिए तो ये मतलब इसका तो अब समझ है ना
किस तरह से अपना कह रहे हैं ये। और सुमित्रा पंत जी का एक मतलब, तो देखिए अब ओवरऑल मतलब क्या बोलते हैं इसका निष्कर्ष भावार्थ इसको हम लोग समझना चाहें तो देखिएगा एक एक झलक देखिए। महाकवि सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि भारत माता गांवों में निवास करती है, अर्थात सच्चे अर्थों में भारत गांवों का देश है तथा गांवों में ही भारत माता के दर्शन हो पाते हैं। यहाँ पर खेतों में हरियाली फैली रहती है और उनमें अनाज लहराता रहता है, परंतु इसका हरा आंचल मैला सा अर्थात गंदगी से व्याप्त रहता है। अर्थात यहाँ गांवों में गंदगी रहती है, समझ ना। गंगा और यमुना में भारत माता के आंसुओं का जल है। भारतीयों की दीनता एवं भ्रमनिष्ठता का जल बहता है। भारतीयों की दीनता को देखकर मानो भारत माता करुणा के आंसू बहा रही है एवं वे आंसू ही गंगा यमुना आदि नदियों की जलधारा के रूप में प्रवाहित हो रहे हैं। भारत माता मिट्टी की प्रतिभा अर्थात दरिद्रता की मूर्ति है तथा सदा उदास एवं दुखिया दिखाई देती है, प्रतीत हो रही है, समझ ना। कवि वर्णन करते हैं कि भारत माता की दृष्टि दीनता से ग्रस्त निराशा से झुकी रहती है। इसके अधरों पर मुख रोदन की व्यथा दिखाई देती है, समझ ना। भारत माता का मन युगों से बाहरी लोगों के आक्रमण, शोषण, अज्ञान आदि के कारण विषादग्रस्त रहता है। इस कारण वे अपने ही घर में प्रवासिनी के समान उपेक्षित शासकों की कृपा पर निर्भर और प्रमुखापेक्षी रहती है, समझ। तो ये है भैया, और आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी आपको कहीं पर भी लगे कि भैया यहाँ पर मुझे समझने में आपत्ति हुई है, मैं समझने में असफल रहा हूँ, तो एक बार पुनः देख लें और ना समझने हो मैं फिर से समझाने का प्रयत्न करूँगा। जहाँ तक मुझे लगा समझाने का मैं यथासंभव प्रयास किया हूँ, समझ रहे ना। तो मिलते हैं भैया अगले क्लास में, तब तक मुझे याद दीजिए। नमस्कार।